मैम जब मैं रिकमेंड हुआ मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी हो गया। मम्मी कह रही क्या आउट हो गया? मैंने कहा नहीं नहीं हो गया, मैं मेरा क्लियर हो गया इंटरव्यू। मैंने मम्मी के साथ यहाँ पे विजिट किया, डायरेक्ट मन बना ही लिया था कि ज्वाइन करूँगा। पर्सनल इंटरव्यू मैं एक्सपेक्ट तो करके गया था कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन तैयारी इतनी कर ली थी कि वहाँ जाके बहुत ईजी लगने लगा। स्टिमुलस हमारी रणनीति बुक में 48 स्टिमुलस है टोटल टीएटी के, उसमें से डिट्टो 6 आए। उसमें 11 में से जो स्टोरी रहती है 6 उसमें से आ गई। हम आपस में पूछ रहे अभी हम रिकमेंड हो गए हैं। यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो क्या गया है। फिर पूरे दिन ये करते हैं, अरे कॉन्ग्रेचुलेसन भाई रिकमेंडेशन, एक दूसरे को बोल रहे हैं हम। चेस्ट नंबर सेलेक्ट किए, डॉक्यूमेंटेशन की। वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज सक्सेस बेट की विद मी गुरकीरत के हमारे एपिसोड में हमारे साथ है जाटा का छोरा फ्रॉम मुजफ्फरनगर वंश तोमर। आज हम जानने वाले हैं वंश से उनके लास्ट अटेम्प्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने एनडीए रिटन एग्जाम के साथ में अपने एसएसबी इंटरव्यू को भी पहले प्रयास में क्रैक किया है। और जब हम एनडीए एग्जाम की बात करते हैं जहां लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, वहां पर जब आप लास्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को परस्यू कर रहे होते हो, एसएसबी इंटरव्यू को परस्यू कर रहे होते हो, तो प्रेशर अलग लेवल का होता है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस अलग लेवल की होती हैं। मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस, उनको खुश करना, उनकी स्माइल एंड एक्स वाई जेड चीजों को साथ लेके आप तैयारी में जुट जाते हो। ऐसे में गोल एक होता है, दैट इज एनडीए एग्जामिनेशन। ये सारे बर्डन्स को पीछे छोड़कर कैसे आपको फोकस ओरिएंटेड रहना है अपने एग्जाम के प्रति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एनडीए 2025 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये बैठकी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि टिप्स से तो भरपूर होगी ही, साथ ही हम वंश से जानेंगे कैसे फार्मिंग बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी, सिविलियन बैकग्राउंड भी रहा, साथ ही साथ कोई भी परिवार में फौज में नहीं था, कहां से उनके मन में यह सपना आया और ये लड़का जो है आर्म्ड फोर्सेस में करियर बनाने के लिए चला गया। सो वेरी वार्म वेलकम वंश टू दिस सक्सेस बैठकी विद मी गुरकीरत। थैंक यू मैम। वंश सबसे पहले जाट परिवार का लड़का और फार्मिंग बैकग्राउंड होता है, एंड मोस्टली अब बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं जहाँ पर कुश्ती है और ये सब चीजें रहती हैं। ऐसे में फौज में जाने का कहाँ से आपके मन में एक आइडिया आ गया? मैम पहले तो यही है कि हमारे यहाँ बचपन में सिखाया जाता है कि या तो लड़का जाएगा फौज में या भाई अपना खेती कर लेगा। ओके। तो फिर भाई ऐसे ही चलता रहा, अपनी स्कूलिंग नॉर्मल चलती रही, खेलते कूदते रहे। फिर 9th में घर वालों ने सोचा कि हॉस्टल में भेज देना चाहिए, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। तो वही हॉस्टल में मेरा एडमिशन हो गया इटावा में। तो वहाँ पे वही मुझे और भी कई लड़के मिले जो कि एनडीए की तैयारी कर रहे थे। तो वही मुझे पता लगा कि भाई ऑफिसर भी बन सकते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल रेजोनेट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो भाई यही करना है और फैमिली को प्राउड दिलाना है पूरा। फिर मैंने कहा अब तो बस एनडीए में लग जाना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी क्योंकि एनडीए में सफलता हासिल कर ली आपने, राइट, अब फैमिली का रिएक्शन क्या है इस समय? क्योंकि फौज में दूर दूर में कोई भी नहीं है आपके फैमिली में, जैसे आपने मुझे शो से पहले बताया था, तो अब उनका रिएक्शंस क्या है? लाइक मैम जब मैं रिकमेंड हुआ मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी हो गया। मैंने आवाज़ मैंने नॉर्मल रखी कि मम्मी हो गया। मम्मी कह रही क्या आउट हो गया? मैंने कहा नहीं नहीं हो गया, मैं मेरा क्लियर हो गया इंटरव्यू। तो उस टाइम मम्मी की आवाज़ में एकदम समझ गया था कि रोने वाली हो गई है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप अपना अपने हिसाब से देख लो, मैं जल्दी से डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूँ। तो भाई वो तो बिल्कुल माँ है तो वो तो बिल्कुल रोने में हो गई। फिर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये है कि उन्होंने बात अभी लिमिटेड रखी है अपने पे। उनको वो थोड़ा ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं, तो कह रही थी कि ज़्यादा नहीं बताऊंगी वरना हाई लग जाएगी। तो ऐसा था। तो चलिए, माँ का हृदय जो होता है वो ऐसा ही होता है ना, कि एवरी टाइम दे आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव अबाउट देयर बच्चास की, मतलब सब चीजें मेरा यस सेफली और मैम। एज पर दी पैरामीटर्स होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे में कि आपके परिवार में और कौन कौन है माता पिता के अलावा? मैम मेरी सिस्टर है और मेरे ग्रैंडफादर हैं। ग्रैंडफादर है, यस ऑल मैम। राइट। तो पिता का बैकग्राउंड आप बताएं और माताजी का बैकग्राउंड बताएं, और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है आपकी पृष्ठभूमि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिलेट कर पाएंगे, है ना? यस और आप मैम। गांव से बिलोंग करते थे कि शहर से, इसके बारे में भी आप बताइए। यस मैम। मैं मैम इनिशियली स्टेजेस में जब मैं चाइल्डहुड में था तो तब मेरे पापा सेल्स मैनेजर थे कंपनी में। बट देन कुछ इंजरीज हुई, इनको एक्सीडेंट हो गया। सो देन ही शिफ्टेड टू द फार्मिंग। तो फिर वो फार्मिंग में शिफ्ट हो गए, हम भी वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो मैं भी अपनी स्कूलिंग कर रहा था, साथ में हेल्प भी कर रहा था अपने पापा की।
और मेरी मदर भी अपना फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेहरू युवा केंद्र में थी, तो वहीं से उनका सोशल वर्किंग भी चल रहा था। और देन मेरे ग्रैंडफादर तो पहले से फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, तो बिल्कुल उनके साथ भी पूरा चलता रहा। और देन फिर मेरा वही जो नॉर्मल होता है कि स्कूलिंग, फिर वही सपने उनको अचीव करना, मेरा फिर ऐसे तो हुआ। फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं रहा कभी? मतलब हाँ, एज सच, क्योंकि घर वाले ही कहते थे कि भाई जा फौज में जा, भाई ऑफिसर बन, कोई अच्छा कर। ऐसा था कि फार्मिंग से मतलब मुझे वैसे बता रहा हूँ, मुझे दूर रखा था थोड़ा। ओके, हाँ। मतलब वो चाहते थे कि आप कुछ और एक्सप्लोर करें, अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और जीवन में और आगे और कुछ नया यूनिक करके यस दिखाएं। मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे में 12th क्लास में डिसीजन ले लिया, 9th क्लास में डिसीजन लिया आपने कि 10th में लिया है कि मुझे फौज में जाना है? मैम वही पहले से था, वो तो 9th क्लास में थोड़ा और जब बिल्ड हो स्ट्रांग हो गया। गए, यस विल मैम। पावर स्ट्रांग हो गई यस थी। मैम। तो चलिए डिसीजन ले लिया, फौज में जाना है, तो जो एक सेल्फ प्रैक्टिस होती है हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी कई मुझे लगता है कि एक फंक्शन इवेंट शादी भी अटेंड करनी होती है ना, तो कितने दिन पहले से मम्मी पापा ने ड्रेस दिलाई है कि नहीं दिलाई है, बट हम अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं यार, एक R&D शुरू हो जाती है ना, ये ड्रेस पहनेंगे, ये क्यूरेट करते हैं। तो ये जो प्रेपरेशन या R&D थी, ये कब से शुरू कर दिया और क्या क्या चीजें ध्यान में रखी थी आपने अपने NDA के पर्सपेक्टिव से कि ये चीजें मैं खुद से इतना मैनेज करता हूँ, या सिलेबस के बारे में जान लूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9th में है, आपकी बैठ की देख रहे हैं, 10th यस में मैम। है, तो अभी उन्हें क्या कर लेना चाहिए? मैम जब मैं 9th में था तो शुरू में तो एकदम जोश सा चढ़ा मुझे कि भाई अब तो निकाल ही देंगे। तो दोस्तों से बात करी, बुक वगैरह ऑर्डर कर ली, पढ़ने बैठे। तो थोड़ा ये है कि भाई उसमें सिलेबस ही बिल्कुल अलग ही था, क्योंकि मैथ्स 11th 12th की होती हाँ है। जी। तो बट ये था कि हम GAT पढ़ ले रहे थे। अब बढ़िया मज़ा आ रहा था कि अच्छा ऐसे ऐसे भी होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारा उस टाइम उससे इंटरेस्ट हट गया, हम इंटरव्यू की तरफ ज़्यादा फोकस हो गए पहले। कि हम सबके सीनियर्स के साथ भी इंटरेक्ट करने लगे कि भाई भाईचारा बढ़ाएंगे, एकदम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हो जाएंगी, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम बिल्कुल रिटर्न पे फोकस नहीं कर रहे थे, हम बस अपनी OLQs बढ़ा रहे थे उस टाइम। फिर जब 11th 12th में फिर हमारा जब सिलेबस कंप्लीट होने लगा, फिर तब हमने असली रिटर्न की तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दी, मॉक्स वगैरह लगाने लगे, और भाई अपना प्रैक्टिस करने लगे, ऑनलाइन हेल्प लेने लगे। फिर देन फिर कोचिंग पे शिफ्ट हो गया मैं, जिससे कि और अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये बेसिक तैयारी आप कर चुके थे, है ना? यस मैम। अच्छा, कोचिंग का चुनाव कैसे किया? देश भर में हजारों कोचिंग संस्थान हैं, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर दिन बेस्ट डिफेंस कोचिंग इन इंडिया सर्च करते हैं। क्या मापदंड होने चाहिए और क्या प्रस्पेक्टिव फीचर्स एटलीस्ट उन्हें तलाश लेने चाहिए? क्या आपने किया था? क्या आपने विजिट किया था ऑफलाइन सेंटर, या टेलीफोनिक क्वेरी से ही समझ गए थे? व्हाट वाज द मूड? मैम ऐसा था कि सबसे पहले तो एक मेरा दोस्त था यशपाल, वो यहाँ पे SSB की कोचिंग करने आया था। ओके। तो उसने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे रिटर्न की तैयारी भी अच्छी होती है, तो तू यहाँ पे आ जा। फिर देन मैंने थोड़ी रिसर्च भी की, मैंने जैसे ही डाला गूगल पे कि SSB के लिए बेस्ट कोचिंग सेंटर, तो शुरू में कुछ स्पॉन्सर आए, लेकिन वो सब एड्स वाले होते हैं। फिर मैंने नॉर्मल देखा तो सबसे पहले सेंचुरियन ही था। भाई मैंने तो उस पर देखे, रिजल्ट्स वगैरह देखे, अच्छे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा, क्लासेस भी देखी, अच्छा इन्वायरमेंट है। फिर देन टीचर्स की भी क्वालिफिकेशंस रहती है, वो सब देखी, तो मुझे लगा अच्छा है। फिर देन मैंने मम्मी के साथ यहाँ पे विजिट किया, डायरेक्ट मन ओके। बना ही लिया था कि ज्वाइन हम्म। करूँगा। हम्म। तो पहले यहाँ पे ब्रांच में आया मैं, यहाँ पे अच्छी तरह ट्रीट किया। फिर देन वहाँ पे हम लोग इंदिरा नगर गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, पूरा समझाया। तो मेरे 2 अटेम्प्ट ही बचे थे उस टाइम, सितंबर का और हम्म। अप्रैल वाला। हम्म। तो मैंने 1 साल का कोर्स ले लिया था पूरा। तो हम्म। उसमें फिर वहाँ पे मैम ने पूरा दिखाया, क्लासेस भी चल रही है, थोड़ी देर मैंने बैठ के सुनी भी, मुझे अच्छा लगा कि सही है यार कि टॉपिक वाइज चीज़ें चल रही है, अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर टेस्ट भी हो रहे थे, हम्म। मैंने सारे रिजल्ट्स वगैरह कि एक नोटिस बोर्ड होता है उस पर देखे, रिजल्ट भी लगते हैं, तो अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट भी कर लेगा भाई तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो मुझे लगा कि बेस्ट जगह है, यही ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पूरा एक जर्नी रहा आपका, है यस ना? मैम। और एक रूटीन क्या थी आपकी जब आप NDA एग्जाम के लिए आपने फाइनली ज्वाइन कर लिया? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूसरे शहर से आते हैं, यस तो मैम। मम्मी पापा का प्यार नहीं मिल रहा होता है ना, उनका दुलार, बेड पे चीजें नहीं मिल रही होती, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, राइट यस फ्रॉम मैम। योर बेडिंग, फूडिंग, लॉजिंग, आपके क्लोथ्स है, बहुत सारी चीजें है ना, मन बना के चलना पड़ता है उसके लिए। और खैर हॉस्टल लाइफ थी तो थोड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा, तो इतनी दिक्कत नहीं आई होगी, बट इन जनरल थोड़ा सा मुझे विस्तार में बताओ आपके शेड्यूल के बारे में, और उसको ऐसे भी बताना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं उनका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, तो एटलीस्ट वो आपसे कुछ सीखे और अपने शेड्यूल में वो सारे अमेंडमेंट्स कर लें। यस मैम। मैम मेनली जो मैंने देखी है एस्पिरेंट्स में एक दिक्कत रहती है, वो ट्रस्ट नहीं करते एक जगह पे कि भाई कोचिंग में तो जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं, अलग अलग जगह ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो उस जगह ज़्यादा फोकस हो जाता है कि भाई कोचिंग क्या है, हम तो ऑनलाइन ही ज़्यादा पढ़ लेंगे।
तो ये चीज़ मुझे बाद में गलत लगी कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी ट्राई किया था, मुझे गलत लगा फिर कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैंने पूरा फिर कोचिंग पे ट्रस्ट किया। तो जो टाइमिंग्स रहती थी वो जॉइन करता था पूरा, बढ़िया, पूरा उसके हिसाब से। जैसे हमारा बैच था शाम का, था हमारा 3 to 7 PM वाला। तो सुबह उठता था मैं मॉर्निंग में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने जाता था क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अपना भाई नाश्ता वगैरह करके अपने सुबह के टाइम के रहता है, अपने करंट अफेयर्स वगैरह देख लिए डेली, क्योंकि डेली अपडेट रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में तो बहुत लोड हो जाता है एक साथ पढ़ेंगे मंथली का। तो शुरू में सुबह उठ के करंट अफेयर्स देख लिए, और ये है कि जो पढ़ाया जाता था उसका सुबह रिवीजन भी कर लिया। और फिर ऐसे ही अपना फिर इतना ये सब रिवीजन करते करते फिर अपना जो साथ में दोस्त है, ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम पढ़ता ही रहेगा कोई, और करना भी नहीं चाहिए, हर टाइम पढ़ना भी नहीं चाहिए। अपने दोस्त है उनके साथ गप्पे वप्पे मार लिए, खाना खा लिया साथ में। फिर इतने में कोचिंग का टाइम हो जाता था, कोचिंग में जाके अपना पूरा अच्छे से वो 4 आवर्स तो बिल्कुल कौन फोकस सा के साथ। बैच था आपका? तेजस बैच। ओके। तो तेजस बैच में मेरे फेवरेट टीचर योगेश सर थे, मैथ्स वाले, हम्म। और उन्हीं की वजह से मेरा मैथ्स सेक्शन बहुत मजबूत हुआ। सो पूरा मैथ्स का तो उन्हीं को जाता है श्रेय। सो अपना 3 to 7 वहाँ पे पूरा फोकस से पढ़ते थे हम लोग। और फिर उसके बाद अपना ग्रुप बना रखा था हम लोगों ने, उस पर डिस्कस करते थे कि यार और क्या क्या कर सकते हैं शाम को फिर अपना फिर से नॉर्मल जो आज पढ़ाया गया उसका रिवीजन, और देन अपना फिर वही नॉर्मल खाने के बाद अपना इंटरेक्शन, वही था नॉर्मल रूटीन। तो इस हिसाब से ये बैलेंस द होल डे उसको अच्छे से फंक्शनलाइज कर लिया यस था। मैम। अच्छा, ऐसे में हॉस्टल का खाना और बहुत सारी ऐसे एक टैंट्रम्स होते हैं बच्चों के मन में कि यार ये हमारे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो बहुत बार भी हर आदमी गाइड करता है कि आप यहाँ पर परमानेंटली रहने तो आए नहीं, आपका घर तो है नहीं है, राइट? यस मैम। तो खाने से ज्यादा पढ़ाई पे अगर फोकस कर ले इंसान 6 महीने साल में, तो तकदीर किस्मत बदल जाती है, इंसान बन जाता है बंदा। तो ऐसे में जो छोटी छोटी बात पे कमियां निकालते हैं बच्चे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? और आपने भी तो रहा कहीं ना कहीं, कुछ चीजें मैनेज करी अच्छी बुरी सारी, राइट? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशन OLQ से यस है मैम। ना? तो व्हाट यू वुड लाइक टू से? मैम मेन चीज़ तो ये है कि कोई चीज़ परफेक्ट हो नहीं सकती। ये है कि भाई तुम बाहर रह रहे हो तो भाई तुम्हें अगर खाने में दिक्कत नहीं हो रही तो तुम्हें रहने में होगी, रहने में दिक्कत नहीं हो रही तो खाने में होगी, दिक्कत तो होनी है। और यही तुम कितने चैलेंज सस्टेन कर पा रही हो, यही तुम्हारी पर्सनैलिटी को, तुम्हारी स्ट्रेंथ शो करता है। तो मेन चीज़ यही है कि भाई प्रॉब्लम्स तो कहीं नहीं जाने वाली, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर तुम सोचोगे कि भाई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए लाइफ में, तो भाई तुम अलग ही फिर अलग दुनिया में जी रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पहले से ही मान के चलोगे कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस होगी, तो तुम्हें ये पहले से ही रहेगा और तुम इजीली उसको हैंडल भी कर लोगे। सो कंप्लेन करने से अच्छा है, जब तुम किसी चीज़ को सही नहीं कर सकते कंप्लेन करके, उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो फ्यूचर में जैसे जिस चीज़ के लिए तुम आए हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। नॉर्मल खाना मिल रहा है, खा रहे हैं, अपना पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। तो मेरे लिए यही है कि कंप्लेन इतनी नहीं करनी चाहिए हर एक चीज़ पे, कि तुम्हें अपनी जिस पर्पस के लिए आए हो उसको प्रायोरिटी दो। So set your priorities, that's the most important. Very nice. Now coming on to the written, maths plus GAT है ना? Yes ma'am. और सेक्शनल कट ऑफ भी है इसमें, स्कोरिंग टॉपिक्स भी हैं, XYZ डिफरेंट बच्चे होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के। कॉमन चैप्टर्स के बारे में आप बताओगे जो मैथमेटिक्स में बहुत वर्क कर लें और GAT में भी, क्योंकि ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ऐसे में उन सब बच्चों को बात काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लाइक मैम रिटन की बात करूँ सिंपली मैथ पे स्पेसिफिकली, तो बेसिकली क्या था, मेरा पर्सनल एक वीकर सेक्शन था 3D ज्योमेट्री। मैं एंड तक भी उसको पढ़ता रहा लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने एट द एंड उसे छोड़ ही दिया। और यही करना चाहिए, अगर कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो मतलब अगर पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन ऐसा था कि उसमें क्वेश्चंस आएंगे तो फंसना ही फंसना है, क्योंकि वो हो जाता है, तुम वीक हो जाते हो उसी चीज़ में। तो ऐसा था, जो तुम्हारे अच्छे चैप्टर्स हैं जिन पे तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पकड़ है उनको और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ऐसा होता है टाइम लिमिट कम होती है। और मेनली ज़्यादा से ज़्यादा कोई पर्सन कितने कर पाएगा, 60-70 मैक्सिमम कर पाएगा क्वेश्चन 120 में से, क्योंकि 2.5 आवर्स का टाइम रहता है। सो बेसिकली मेन चैप्टर से अगर मैं बताऊं, तो एक तो प्रोबेबिलिटी, जो कि हर कोई बंदा अगर नया आता है तो वो इजीली समझ सकता है, चाहे वो कॉमर्स का हो, बायोलॉजी का हो, कहीं का ह्यूमैनिटी का हो, वो इजीली प्रोबेबिलिटी समझ सकता है। साथ में स्टैटिस्टिक्स और PNC, ये तीनों इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं, और इन तीनों का वेटेज आप मान के चलिए 30 to 40 क्वेश्चन होता है मिला के। सो यही कुछ, ये 3 चैप्टर हैं जो एक्स्ट्रा, मतलब बिना कुछ अगर डिफरेंट भी स्ट्रीम के हो तो आप इजीली समझ सकते हो, और आपको इजीली एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। और फिर आपके अलजेब्रा सेक्शन होता है, अलजेब्रा सेक्शन में थोड़ा सा बस टाइम उसको देना पड़ेगा, उसमें अच्छे से फोकस कर लो, आराम से उसके 15 to 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे।
और उन्हीं पे अच्छे से पकड़ बना के चलो। और ट्रिग्नोमेट्री तो सिंपल है ही, और बेसिक सारे चैप्टर्स पढ़ लो। तो ये जो मेन थे जो मैथ्स में अच्छा टॉपिक कवर करता है। एंड जीएटी? और जीएटी का ऐसा है कि मेनली मैंने तो किया था, ऐसा था कि ग्रामर्स के क्वेश्चन आते हैं 5 to 10, और अब तो इस बार तो और भी कम आए थे। तो मेनली मेरा ये था कि ग्रामर का सिलेबस बहुत वास्ट है, वो ख़त्म ही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चाहे प्रोनाउन कुछ ना कुछ रहता ही है उसमें। और मेरी पर्सनल ग्रामर वीक थी, मैंने सोचा कि भाई ग्रामर पे ना फोकस करके मैं वोकैब और ईडियम्स पे फोकस कर लूँ। तो ज़्यादा पढ़ लूँगा, 40 क्वेश्चन है, तो उन 10 क्वेश्चन के चक्कर में 40 क्वेश्चन मेरे ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने उन 40 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया। तो वही दिन भर ऐसे था, वो कैब नए नए वर्ड्स ढूंढता था, पढ़ता था, नोट्स बना के लिख लेता था। और संदीप सर थे हमारे वो कैब के, उन्होंने तो बिल्कुल रटाई दिए थे सारी वो कैब, तो बढ़िया चल रहा था वो कैब का भी। और ग्रामर में ये था कि कुछ वो नहीं आते स्पॉटिंग एरर्स, तो ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स दिख ही जाते हैं कि भाई इसमें ये खराबी है, तो 2-3 वैसे हो जाते थे, तो आराम से 43 to 44 इंग्लिश में सही हो जा रहे थे। तो मुझे ग्रामर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो ये तो इंग्लिश में था। और अब जो ये हफ्ता हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और ये पूरा हमारा इकोनॉमिक्स, इसमें क्या था, मुझे हिस्ट्री से बहुत सही में बिल्कुल प्यार नहीं है मुझे हिस्ट्री से। तो मैंने सोचा, फिर से वही सोचा कि मैं हिस्ट्री का इतना वास्ट सिलेबस है उसको फोकस ना करके अपना ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ, इकोनॉमिक्स और सिविक्स पे फोकस कर लेता हूँ, तो वो 3 टॉपिक्स ज़्यादा कवर हो जाएंगे। तो वही था कि मैंने प्रायोरिटीज इसमें सेट कर दी। और साइंस के केस में तो वही पीसीएम वाले के लिए तो इजी है, इजी पीसी चीज़ है वो तो। बट ह्यूमैनिटी वाले और जो अलग स्ट्रीम के हैं वो क्या कर सकते हैं, उसमें उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा 9th-10th के लेवल का आता है साइंस, तो और से हो सके तो वो वन शॉट में भी इजीली कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे भी पढ़े हैं वन शॉट चैप्टर के, तो उनका देख के आराम से हो जाएगा। बस पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, वही रिपीट होते हैं हर साल, तो साइंस का इजीली हो जाता है। और अब बात रही करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में ऐसा था कि हेल्प में वही जो मॉर्निंग सेशंस होते थे करंट अफेयर्स के, उसके नोट्स बना रखे थे। और डेली क्या होता था, जैसे अगले दिन हमें अगर पढ़ाए जा रहे हैं करंट अफेयर्स, तो पिछले दिन के भी रिवाइज करवा देते थे। तो करंट अफेयर्स भी अच्छे चल रहे थे, और अब तो करंट अफेयर्स का वेटेज भी बढ़ता ही जा रहा है। तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं, अपना कोचिंग पे ट्रस्ट करिए, और अपना हो सके तो खुद भी पढ़ते रहिए, और इजीली आपके करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, तो जीएटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। So that means trust the process and involve into the process, which is the key guideline। कि आप Yes, कोई ma'am. भी मेंटर चूज करो, आप विश्वास ही नहीं करोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पर जाओगे, तो वही है ना कि खिचड़ी है वो खिचड़ी बन जानी है किसी भी चीज के, राइट? Yes, टू ma'am. मैनी कुक्स जो हैं वो स्पॉइल करते हैं ब्रॉथ को, वही चीज हो जाती है उसमें। अच्छा, आपने बताया कि आपका ग्रामर वीक था, तो ग्रामर से क्या मैं ये भी समझूं कि आपकी इंग्लिश भी वीक थी? नहीं मैम, मेरी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी थी। इंग्लिश अच्छी थी, बट यस मैम। ग्रामर की प्रॉब्लम थी, जो अक्सर कई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। यस मैम। क्योंकि जो यूपी बोर्ड वगैरह होते हैं ना, उन बच्चों की ग्रामर अच्छी होती है और स्पोकन का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि यूपी करेक्ट। बोर्ड का पढ़ाने का या स्टेट बोर्ड्स के पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो ग्रामर वाला जो प्रॉब्लम था उसको आपने इग्नोर करते हुए हाँ ईडियम्स और जो है बाकी जो वोकैबुलरी का पोर्शन है उस पर एम्फेसाइज दिया। तो ये किन की स्ट्रैटेजी का पार्ट था? अच्छा, ऐसे में मॉक्स, चाहे हम पीवाईक्यूज की बात कर लें, मॉक्स में या हर सैटरडेज को आपके टेस्ट होते थे, मॉक्स को अटेम्प्ट कब करना चाहिए? और सही स्ट्रैटेजी क्या है मॉक्स को अटेम्प्ट करने की? बहुत सारे बच्चे घरों पे बैठ के भी मॉक्स कर रहे हैं, बट टाइम बैरियर नहीं दे रहे हैं अपने आप को, तो बैरियर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो जो बच्चा घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है वो मॉक्स कैसे लगाए? मैम, मेनली तो ऐसा था कि मैंने जो फर्स्ट टाइम गलती करी थी जिसमें मेरा हुआ नहीं था, उसमें यही था कि मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे। मैं सोच रहा था बस सिलेबस पढ़ लूँगा पूरा। मैंने सिलेबस मान लो आप 50 से 100 बार दोबारा रिवाइज ना कर दिया हो, फिर भी मेरा पेपर नहीं निकला। अगली बार मैंने क्या किया कि मुझे पता लग गया था भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, क्योंकि मैं बस 30 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया था, उसमें भी कुछ गलती होंगे तो मेरा हो नहीं पाया था। तो अगली बार मैंने क्या किया कि पहले क्या चीज़ है कि जो तुम्हारा सिलेबस है वो एक बार कंप्लीट कर लो। तो पेपर के 1-1.5 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, कैसे भी ओके। कर लो, चाहे अगर पूरा भी नहीं हो रहा है कोचिंग की तरफ से भी, तो अपना पर्सनली खुद भी कर लो, क्योंकि खुद तो करना ही पड़ेगा, ऐसा किसी चीज़ पे डिपेंड भी नहीं रह सकते 100%। तो उसको करने के बाद क्या रहता है, जो आपके मॉक्स जैसे कोचिंग में भी होते हैं वो अपने सैटरडे तो अटेम्प्ट होते रहते हैं, वो भी दो। और अब खुद अपनी तरफ से भी आप जैसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं मॉक, और जाके चाहे आप अपने मॉक पेपर्स भी ले सकते हैं, और जो बुक्स आती है वहाँ से भी कर सकते हैं। सो बेसिकली
मॉक्स लगाने का फ़ायदा तब नहीं है अगर टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। मेनली मैंने यही था, टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगा देता था मैं, जैसे 2.5 घंटे का लगा दिया, पेपर लगाना चालू किया। शुरू में 30 टू 40 क्वेश्चंस हो रहे हैं और वही 3D ज्योमेट्री था, मेरा वीक पोर्शन था, तो जैसे उसका क्वेश्चन आ रहा था मैं स्किप कर दे रहा था। ओके। और जो बाकी के, उससे क्या हुआ, मुझे बाद में दिखा कि यार ये तो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, और बच्चे जो उनका वीक सेक्शन है उसी को करने के चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा यही था कि वो जो कुछ मुझे आता ही नहीं, पोर्शन वीक है, उसको मैंने क्वेश्चन सीधा बिना जैसे आए हटाओ, स्किप करो, अगले इजी क्वेश्चन आते गए उन्हें करता गया। तो मेनली यही था कि मॉक की वजह से टाइम मैनेजमेंट एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। तो लास्ट के मंथ में मॉक लगानी चाहिए, डेली 2 से 3 मॉक लगाओ, और अपने फॉर्मूलाज मैथ के और अपने जीएटी का जो सिलेबस है उसको रिवाइज करते रहो। जीएटी में मॉक लगाने इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएटी में पीवाईक्यू लगाओ बस। ओके। ओके। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द एसएसबी, है ना? Yes, ma'am. क्योंकि रिटन लास्ट अटेम्प्ट में क्रैक होता है, फिर एसएसबी का प्रेशर रहा होगा, उस Yes, दौरान क्या थॉट आ रहा था माइंड में? मैम मेरा तो ये था कि यार, मेरा सबसे पहला थॉट था कि बस रिटन क्लियर हो जाए, अब तो चाहे एसएसबी क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, एक पर्पस से आया था वो पूरा हो गया। फिर जब देने गया, जब एसएसबी देने जा रहा था मैं 23 जुलाई को, फिर ये था बस स्क्रीन इन हो जाऊं, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। फिर स्क्रीन इन हुआ, फिर ये मनाया बस कॉन्फ्रेंस, क्या नाम, अब तो रिकमेंड हो जाऊं बस, फिर तो और कुछ नहीं चाहिए, फिर रिकमेंड हो गया। अब रिकमेंड होने के बाद ये आ रहा है कि बस मेडिकल इन हो जाऊं और मेरिट इन हो जाऊं, तो वो चीज़ खत्म नहीं होती कभी। तो ये चीज़ था उसमें एसएसबी शॉर्ट में। टर्म गोल्स जो है वो बढ़ते रहते हैं ना, एक हाँ। गोल अचीव होता है तो दूसरा। अच्छा, जब एसएसबी क्लास में आदमी है फर्स्ट टाइम स्टेप इन करता है, तो बहुत सारा क्राउड होता है ना, ऑल पैन इंडिया के बच्चे होते हैं, तो पहला थॉट क्या रहा जब इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, और उनके सब बच्चे के अलग अलग टैलेंट्स होते हैं ना, तो फिर क्या रहता है उस टाइम पे, माइंड में क्या होता है? मैं जब पहली बार क्लास में आया, मैंने देखा यहाँ तो भाई अच्छी खासी भीड़ है, तो मैं तो सोच रहा था कि रिटर्न क्लियर हो गया, अब तो किंग हो गया मैं तो। पर देखा नहीं, बहुत भीड़ है, तो यूनिक नहीं बने अभी, बाद में बनेंगे यूनिक। तो देखा भाई, तो शुरू के दिन तो लास्ट बैक बेंच में सीट मिली, आराम से बात बात की, तो सबका मैं देख रहा था, सबका अलग ही मतलब था, कुछ कोई पहले से कर रहा है वहीं पे, तो लग रहा था कि यार लेवल तो है यहाँ पे, मतलब बंदों का। तो यही था कि थोड़ा डर तो लग रहा था मुझे भी यार, कंपटीशन बहुत है, कैसे होगा। तो ऐसे में स्टार्टिंग जो स्क्रीनिंग के प्रोसेस से मैं बात करती हूँ, तो स्क्रीनिंग जो प्रोसेस यहाँ का है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है ना, फुल फ्लैश प्रैक्टिसेस होती है, हाँ मैम। तो कैसा रिजल्ट रहा शुरू शुरू में आपका? मैम मेरा यहाँ पे ऐसा था कि मैं थोड़ा मतलब अंदर जहाँ पे रूम था मेरा, वहाँ पे भी मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था इसको, और क्लासेस में तो कर ही रहा था, जो सर समझाते हैं स्टिमुलस वगैरह, और कैसे जीडी में पार्ट लेना है, नरेशन कैसे कॉन्फिडेंट करना है, तो वही मैं अपने रूम पे भी टाइमर लगा के खुद भी रिकॉर्ड करता था कि बस वो कॉन्फिडेंस आ जाए बोलने का, शीशे के सामने भी खड़े होके बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे मेरा पहले दिन अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, मैंने स्टोरी भी अच्छी बनाई थी, और मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी ग्रुप से, बट नरेशन मैंने कॉन्फिडेंटली कर दिया। और ये था कि ग्रुप की स्टोरी अलग जा रही थी, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए कि आर्ग्यूमेंट करूँ, मैं उन्हीं के साथ रेजोनेट कर गया कि हाँ ठीक है, इसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये चेस नंबर ये कह रहा है। और बाद में कॉमन स्टोरी के लिए पहले दिन ही मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने, तो पहले दिन मैं हुआ, और मैं जितनी भी बार वहाँ पे हुआ, मैं हर बार स्क्रीनिंग हुआ था। वेरी नाइस, वेरी अच्छा। इसमें एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि ओरिजिनल एसएसबीज में क्या होता है, चलो एक बार स्टोरी वोरी लिख ली, वो एक फेस खत्म हो गया, अब एक गैप होता है ना, और अच्छा खासा गैप होता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स जा रहे होते हैं, फिर आपकी टर्न आ रही होती है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, ऐसे में अपनी स्टोरी को कुछ बच्चे मगअप कर रहे होते हैं ना, ऐसे रट रहे होते हैं, तो व्हाट इज द राइट टेक्निक? रटना सही है? और अगर है तो आप बताओगे, नहीं तो फिर ऐसी क्या टेक्निक अपनाई जाए कि एटलीस्ट हमारी स्टोरी का जो फ्लो है वो ओरिजिनल निकल कर आए, और हम पॉइंटर्स के फॉर्म में उसको बना ले, कुछ ऐसे कर ले? तो व्हाट वाज योर टेक्निक? मैं एवरी टाइम यू हैड गिवन द स्क्रीनिंग मल्टीपल राउंड्स में, यहाँ दिया एक बार, उधर दिया, तो वो आधे घंटे का या 45 मिनट का वो नर्वसनेस होती है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक होती है, तो टू मैनेज दैट एंड ऑल्सो भाई अपनी स्टोरी को मैनेज करना है ना, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं हम जो स्टोरी को चेंज कर देते हैं, लिखा यस कुछ मैम। है, बोल कुछ रहे हैं। नाउ यू टेल। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट पॉइंट था कि कुछ लोग मतलब वही ऐड ऑन कर लेते हैं, तो ऐसा है कि अपनी स्टोरी को चेंज मत करो, लास्ट में अगर कुछ ऐड मतलब उसको अगर इनकम्प्लीट रहेगी तो उसे कंप्लीट कर दो नरेशन में, तो इसका तो बेसिकली ये अप्रोच होता है। और मेरा ये था कि जब भी मैं स्टोरी लिख के जो टाइम मिलता है, गैप मिलता है, उसमें ये था कि मैं एग्जैक्ट याद नहीं करता था कि क्या लिखा है, बस मेरे दिमाग में थीम रहता था कि मैंने ये थीम बनाया है, और जो मैंने मेन एक्शन डाले थे बस वो याद रखता था।
फिर अपना बैठ के आराम से और खुद ही एक नया नरेशन बनाता था कि ये करना है। तो ये यार रटता नहीं था, एक नया नरेशन बना के उसे एक मोर सिंपलर वे में उसको बार-बार रिपीट करता था और फिर वो एक टाइम पे जैसे 5-6 बार कर लिया तो आ जाता था दिमाग में, फिर नरेशन फ्लुएंटली हो जाता था। बस ये है कि मेन जो स्टोरी लिखी है वो रटनी नहीं है, बस उसके आप थीम याद रखो आपने क्या डाला है और जो एक्शन डाले बस वो याद रखो और फिर अपने हिसाब से अपना नरेशन दिमाग में बना लो। और क्या-क्या चीज़ें बिल्कुल सटीक से बतानी चाहिए ड्यूरिंग द नरेशन ऑफ द पीपीएनडीटी, मिस आउट क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस आउट करोगे ना तो वो थॉट क्रिएट कर देगा असर के माइंड में। यस मैम। तो बहुत कीनली क्या-क्या एटलीस्ट बता देना चाहिए। मैम एक मिथ बताते हैं कि ऐसे कि तुम्हें एज, जेंडर और उसका जो मूड है वो इंक्लूड करना है। बट मैंने जो जितना ऑब्जर्व किया कि हाँ इम्पोर्टेंट तो है लेकिन कई बच्चे नहीं करते, उनका भी हो जाता है। सो मेनली जो चीज़ है वो है आपके स्टोरी का थीम और एक्शंस। मेनली आप जो सबसे चीज़ भूलनी नहीं है वो है एक्शंस, एक्शन अपने डालने हैं और मेनली एक चीज़ याद रखनी है कि स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करना कि उसमें स्टोरी में मतलब दिखा के रखा है फोटो में, ये तुम उसमें फ्यूचर में क्या करोगे, प्रेजेंट में एक्शंस क्या लोगे। तो बेसिकली सबसे मेन चीज़ है तुम एक्शंस क्या कर रहे हो वो ज़रूर बताने होता है। एंड कैरेक्टर परसेप्शंस। करेक्टर परसेप्शंस का भी ये रहता है कि जैसे दिख रहे हैं जितने, तो मेनली वो तो इंक्लूड ही करने पड़ेंगे, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। और अपना वो चलता है, अगर तुम ऊपर नीचे ही बता दो पर चलता है, हाँ मेन कैरेक्टर को डिफाइन करना पड़ता है। और बेसिकली अगर जैसे मेरी जो इमेज थी उसमें मेन फिगर फीमेल दिख रहा था, तो कई लड़कों ने फीमेल फिगर को मेन बनाया था बट मैंने मेल अटेंडेंट साइड में बैठे थे उनको मेल बनाया था। तो यही है कि अगर फीमेल है तो मोस्टली प्रायोरिटी तो फीमेल जो पे दिख अटेंडेंट रहा को है दो। उसको वैसे ही अज्यूम करिए ना, उसको बिल्कुल फिक्शनल कैरेक्टर ना बना दे, है ना, हाँ हाँ काइंड ऑफ यस उसको मैम। रियलिटी के रखते हुए ही अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने जो इमेजिनेशंस है उसको ड्राफ्ट करें, और राइट। हाँ, व्हाट और मैम एल्स। एक चीज़ और है कि स्टोरी में कई बच्चे सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही बहुत तगड़ी स्टोरी बना हाँ देंगे। जी। वो गलती नहीं करनी होती, वो सिखाया जाता है कि बहुत हाई एंड बनानी, बट नहीं, आराम से नॉर्मल सी प्रैक्टिकल स्टोरी रखनी है जो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है और बीच में एक्शंस डाल सकते हैं कुछ हाई एंड। बट ये नहीं कि जैसे कोई स्टोरी दे रखी है पहाड़ वहाड़ की, तो भाई ऐसा है कि भाई पहाड़ को काट के एक हाईवे बनवा रहे हैं, तो हम्म। ये बिल्कुल ही अननेचुरल स्टोरी हो जाएगी। ऐसे ही रखनी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है और अपना नॉर्मल एक्शन साइड करना है हाई एंड के साथ। ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, जिसमें हम थोड़ा सा भी ग्राउंड टास्क की बात कर लेते हैं, जीटीओ की बेसिकली, यस है मैम। ना। तो जीटीओ टास्क में कैसा परफॉर्मेंस था आपका, और कितना आपको लाइक गियर अप करने में टाइम लगा क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वो जीटीओ टास्क को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, उनको लगता है थोड़े बहुत ही तो टास्क है, कौन सा दौड़ है ना। कि तो ऐसे में फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंट रोल बताएं आप, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आपने यहाँ कैसे प्रैक्टिस करते होते थे और वहाँ पे कितना अटेम्प्ट किया आपने। पीजीटी एचजीटी का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, व्हाट वर द थिंग्स जो आपने और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया, पट्टा बल्ली रस्सी उठाने को मिला, आइडिया देने को मिला, कि लाइन के पीछे ही रह के दिया कि आगे इम्प्लीमेंट किया। तो कैसा था, मिक्स मैच करके पूरा एक्सपीरियंस बताइए हमें, यस यहाँ मैम। सेंचुरियन से लेके आपके बोर्ड का। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सेंचुरियन का जो एक्सपीरियंस था जीटीओ का वंडरफुल था। फर्स्ट दिन गए, पहले दिन ही तगड़ा रगड़ा दे दिया सर ने, पुशअप वगैरह, रनिंग रनिंग। तो हम तो जीटीओ के करने से पहले ही हमारी तो हवा टाइट हो गई थी कि हम्म। भाई अब क्या करेंगे, बट फिर भी एज अ एस्पिरेंट कि चलो भाई एनडीए में जा रहे हैं, इतना तो दम होना ही चाहिए। तो फिर हमने टास्क वगैरह किए, बारी बारी से वीक हिसाब जो वीक वाइज बच्चे थे उनके हिसाब से टास्क हो रहे थे, एक्सपोजर मिल रहा था कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। फिर सर ब्रीफिंग करते थे आइडियाज़ कैसे लाने हैं, आइडियाज़ अपने, फिर हम लोग परसेप्शन बनाने लगे अच्छा ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में हमारे जो सर थे वो साथ में अटेंडेंट भी एक भेजते थे एक ओके। बच्चे को जो कोई दिक्कत ना हो, तो पूरा एक टाइम लिमिट के अंदर पूरा समझाते थे कि ईजिएस्ट पाथ तुम क्या ले सकते हो, कि जो टास्क जिनका ज़्यादा पॉइंट होते हैं जैसे 10 9 8 7 6 5 1 तक रहता है, सो बेसिकली स्टार्ट विद द जो मैक्सिमम पॉइंट के टास्क रहते हैं उनसे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब हम्म। एक्सपीरियंस था। और जीओआर का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, चोट वगैरह हाथ हाथ घिसते रहे, लेकिन ये है कि मज़ा आता रहा उसमें जीओआर में, और पहले से एक्सपीरियंस हो गया था कि जीओआर कैसे करना है। और फिर मेन डे जो एसएसबी में था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुआ हमारा जीडी से। जीडी में तो हमारे जो करंट अफेयर्स रहते हैं, मैंने एक एक ऐसा नहीं कहा कि स्टोरी बनाई मैंने जीडीज में, हम्म। जो करंट अफेयर्स रहते हैं मैं सीधा एग्जांपल देते कि यार ये हो रहा है, इसका ये एग्जांपल है। तो हाँ, वहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत हेल्प करते हैं तो जीडी वहाँ में। इंप्रेशन आपने क्रिएट कर यस लिया मैम। होगा उससे। ओके। और फिर मैम जीडी हमारा कंप्लीट हुआ, फिर हमें बुलाया गया पीजीटी के लिए, और हमारे पीजीटी वाले दिन बारिश हो रही थी, तो बिल्कुल सब गीला हुआ था। और हमारी जो जीटीओ के जो इंस्ट्रक्टर थे वो मैम थी। ओके।
तो मैम का भी बिहेवियर अच्छा था बहुत, तो हम आराम से पीजीटी में जैसी एंट्री हुई तो ऐसा था कि मुझे एक बंदे ने रिकमेंड किया था, जो रिकमेंडेड है। हम्म। उसने कहा था कि तुम्हें ना ये जो लोड होता है, फट्टा बल्ली होता है, इसको उठाने में नहीं रहना, तुम शुरू में ही अंदर घुस जाओ, पहली ऑब्स्टिकल पे चढ़ जाओ, और ऐसा होगा कि भाई अब तुम चढ़ गए हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कोई उतारेगा नहीं, क्योंकि गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा कि भाई जेंटलमैन तुम नीचे आओ, ऐसा नहीं कर सकता कोई। अब तो तुम टास्क में खुद ही घुस जाओगे, अब तुम्हें खुद ही फिर अंदर चले जाओगे, आइडिया ढूंढने पड़ेंगे। तो मेनली ये है कि फट्टा बल्ली पे फोकस ना करके सीधा ऑब्स्टिकल पे जाओ, वहाँ पे अंदर उसमें जाओगे तो खुद ही आइडियाज अब तुम्हें कुक करने पड़ेंगे। हम्म। तो और फिर ये होता था कि आइडियाज दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि बंदे आइडियाज दे रहे हैं, तो जब मैम पूछती थी तो शांत हो जाते थे, तो मैं बता देता कि मैम ये आइडिया है। और अप्रोच तो नॉर्मल इतना तो सबको पता ही होता है कि कहाँ पे एफर्ट और सपोर्ट करना है। बस ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहले अंदर घुस जाओ, ये फट्टा बल्ली उठाने मत रहो। तो पीजीटी की तो यही सिंपल सी अप्रोच है, और आइडियाज मिलते रहेंगे टीममेट से। मैम कोई भी इंस्ट्रक्टर पूछे तुम बता दो, तो ये हो जाएगा। आयु कितने किए थे आपने? आयो मैम मैंने इनिशियली 8 किए थे, लेकिन आई थिंक कि मुझे दिया था एक्स्ट्रा टाइम, तो मैंने फिर बाकी के जो 2 कर नहीं पाया था, मतलब जिनमें मैं गिर गया, डिच नहीं होती डबल डिच, उसमें मैं सीधा जा गया और सीधा गिर गया उसमें। अच्छा। और उसमें गिरते ही मैंने दोबारा ट्राई किया, मैं फिर गिर गया, मैंने छोड़ दिया उसे, मैंने कहा बाद में करूँगा। फिर टार्जन जंप करी मैंने, उसमें आवाज़ निकाली। और कमांडो वॉक में मैं, और हमें कहा था कि तुम्हें अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम लेना है, तो सब चिल्ला रहे थे, मैंने भी बोला जानवी कपूर। फिर हमने डबल डिच किया, तो जब मुझे लगा कि मेरा टाइम हो गया, लेकिन फिर जब देखा विसिल नहीं बज रही है, तो जो मेरे 2 रह गए थे, एक टार्जन वाला और एक ये वाला डबल डिच, तो मैंने पहले टार्जन वाला किया और फिर डबल डिच जैसे ही कंप्लीट किया एकदम विसिल लग गई। तो वो पहले दिन का प्रिविलेज मिला कि अगर तुम पहले दिन अच्छा परफॉर्म कर दोगे ना इंप्रेशन, तो जीटीओ तुम्हें अलग से दूसरे दिन ऑब्जर्व करेगा कि इसको प्रिविलेज दें। चेक करने के लिए भी कर सकते हैं कि तुमने दोबारा कितना डिटरमाइंड हो यस उसको मैम। अटेम्प्ट करने के लिए, सारी चीजें वेरी वेल आपने उसको एक्सप्लेन किया। सीटी कैसा था आपका? मैम कमांड टास्क मेरा हार्ड था, हम्म। क्योंकि पहले दिन मैंने अच्छा किया था, आइडियाज हाँ। वगैरह दिए थे, तो ऑब्वियसली अगर ये भी है कि अगर तुम्हें सीटी हार्ड मिल रहा है, तो समझ जाओ तुम एक राइट पाथ पे चल रहे हो। बहुत अंदाजा लग जाता है और उससे। सीटी इजी मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्रिल करेंगे बहुत जो आपके जीटी होंगे कि भाई अलग अलग अप्रोच है, तो फिर भी इजी मिले तो फिर भी हिम्मत मत हारो, अपना अलग अलग अप्रोच बोलेंगे, इजीली सॉल्व कर दो, रिकमेंड हो जाओगे। हम्म। सो बेसिकली मेरा कमांड टास्क था, उसमें हैंगिंग एक बार था और उसमें रिंग भी थी, तो मुश्किल तो था। मैं शुरू के 15 मिनट होते हैं कमांड टास्क के, मैं 15 मिनट एक ही जगह खड़ा रहा, अच्छा। समझ ही नहीं आ रहा, मैम हिंट देती रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो अब ये था भाई, पहले दिन अच्छा परफॉर्म किया था तो थोड़े प्रिविलेज मिल रहे थे। मैम ने कहा कि पाथ चेंज कर लो, तो मैंने पाथ चेंज किया, तो उसमें आइडियाज़ आने लगे थे, आइडियाज़ आने लगे। और फिर लास्ट में फिर अटक गया एक टास्क पे। तो उसमें लोगों का क्या होता है कि जो वाइट पार्ट होता है उसे ब्लू करते हैं, मेरे में मैम ने ब्लू का वाइट कर दिया था कि अब कर ही लो तुम। तो वही था कि अगर यही है कि कमांड टास्क तो मेनली इसलिए चेक होता है जिनका पहले दिन अच्छा नहीं हुआ, दूसरे दिन तुम्हें कमांड टास्क में मौका मिलेगा अच्छा करने का। लेकिन अगर पहले दिन अच्छा हो गया है तो कमांड टास्क दूसरे दिन भी अच्छा कर दो, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, तुमने पहले दिन अच्छा कर लिया तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाइस। एंड पर्सनल इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मैम पर्सनल इंटरव्यू मैं एक्सपेक्ट तो करके गया था कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन तैयारी इतनी कर ली थी कि वहाँ जाके बहुत इजी लगने तो लगा। किन्होंने लिया था आपका? मेरा एडिशनल आया उन्हें। ओके। तो कितनी देर चला और कैसे क्वेश्चंस पूछे? मैम बेसिकली मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से 30 मिनट्स के लगभग चला होगा, ज़्यादा ओके। देर नहीं चला। ओके। तो ऐसा था कि मेरी पर्सनैलिटी मैंने पहले से ही खुद को शो कर रखा था, मैम के साथ भी मैं हंसते हुए बात कर रहा था, और शुरू में भी मैं सबके साथ हंसते हुए बात कर रहा था, तो इंटरव्यू में भी हंसते हुए बात कर रहा था। हम्म। तो मुझसे ज़्यादातर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, मुझसे रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड और फ्रेंड्स से रिलेटेड, कि तुम कैसे टाइम स्पेंड करते हो, और भाई तुम मतलब क्या क्या करते हो, कहीं जाते हो उनके साथ, रूटीन क्या है तुम्हारा, रूटीन में तुम कैसे इन्वॉल्व करते हो सबको। तो अब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल वो ट्रेंड चला गया कि तुमसे आर्मी की चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, या फिर तुम्हारे हॉबीज़ से रिलेटेड इतनी चीज़ें पूछेंगे, मेनली अब वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा तो यही एक सजेशन होगा कि आप सब अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई तुम फ्रेंड्स के साथ कैसे अपने टाइम स्पेंड कर रहे हो, नोटिस करो फैमिली के साथ कैसे कर रहे हो। सो बेसिकली यही है कि अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो इंटरव्यू बहुत हेल्प देगा। और अपनी वही हॉबीज़ इंटरेस्ट थी, मैंने तो हॉबीज़ भी ऐसे लिखी थी कि एडिशनल आयो को भी आइडिया ही नहीं था क्या था। तो क्या लिखा था आपने? मैंने लिखा था कैलिस्थेनिक्स,
कैलिस्थेनिक्स क्या होता है, एक वो फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ होती है, जैसे जिम होता है। जिम में क्या है, हम वो जो रहते हैं डोले ओले उनसे करते हैं वही। और कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है, अपने हाथों पे सीधे खड़े हो जाओ, खुद से ही अपनी वेट से तुम परफॉर्म करो। ओके। बार्स पे जा रहे हो, लोग नॉर्मल पुलअप्स करते हैं, कैलिस्थेनिक वाले सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं उस पे। तो ये था अच्छा, तो। वैसे पकड़ के दैट वी सी समटाइम्स इन द मूवीज एंड हाँ एड्स हाँ। वगैरह ना। ओके। हाँ तो भाई मुझसे वो पूरा जानने लगे, तो मैं भी बताता गया। कई जगह पे जैसे उन्होंने साइंटिफिक टर्म मतलब चीज़ें पूछी, जैसे बर्नौलीज थ्योरम वगैरह, तो एग्जाम्पल बता दिए मैंने, बट ज़्यादा जब डीप पूछने लगे तो मैं अटक गया था। तो मैंने हंसते हुए ही बोल दिया, मैं बिल्कुल वही है कि मैंने महसूस ही नहीं होने दिया कि प्रेशर आ रहा है मेरे पे, हंसते हुए मना कर दिया, नो सर आई डोंट नो। तो ऐसे ही उन्होंने फिर इजीली फिर आगे वो मूव ऑन करते गए। हॉबीज से भाई अपने जो स्पोर्ट्स होते हैं बस उनकी स्पेसिफिकेशन याद कर लेना और इवेंट याद कर लेना क्या क्या किया है। सेंचुरियन में हार्ट सबसे इंटरव्यू किसने लिया था आपका? मैम मेजर जनरल सर ने। उ- अच्छा। कहाँ उन्होंने फंसाया था उन्होंने उन्होंने आपको? मेरी हॉबी पे ही मुझे पूरा ग्रिल कर दिया, बुक रीडिंग पे। हम्म। बुक रीडिंग मैंने भूल दिया, रिच डैड पुअर डैड। मुझे कहाँ पता था कि ये फाइनेंशियल बहुत तगड़े आदमी निकलेंगे, इतना स्टडी कर रखा होगा। तो मुझसे पूछने लगे तुमने क्या क्या पढ़ा, मैंने कहा सर बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ी है, कैसे एसेट्स लायबिलिटी होते, तो वो पूछने लगे एसेट लायबिलिटी क्या होता है, रियल लाइफ में एग्जांपल पूछने लगे। फिर पूछने लगे तुमने रियल लाइफ में क्या खुद में इम्प्लाई किया। अब मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कि मैंने स्टॉक खरीद रखे हैं। फिर स्टॉक पूछने लगे, उनके प्राइस पूछने लगे, तो बहुत ज़्यादा ग्रिल कर रहे थे। तो वो उस दिन मैं फंस गया था, उस दिन मैं डीमोटिवेट सा भी हो गया था। पर फिर उन्होंने बाद में मुझे पता चले कि हाँ यार कि स्टडी करना पड़ेगा। और तो ऐसी वीकनेस मुझे सेंचुरियन में अपनी सारी जो वीकनेस थी वो पता चलती गई और उन पे काम करता गया। मेनली कोचिंग होती इसलिए कि वीकनेस पता चले और तुम खुद उन पे काम करो। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द साइकोलॉजी, है ना, साइक में 12 स्टोरीज है, फिर टैट वैट एसआरटी। तो ऐसे में कैसा रहा आपका टैट का उधर का परफॉर्मेंस, और यहाँ आपका प्रोफाइल मैपिंग किया गया था क्या सर के द्वारा? यस मैम। उसका भी एक्सपीरियंस बताना, क्योंकि जब वो पीआईक्यू चेक करके प्रोफाइल मैप करते हैं बहुत सारी चीज़ें करेक्ट करवाते हैं ना। तो ऐसी आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी थी जो उन्होंने दोबारा से उसको करेक्ट कराई थी? ओवरऑल साइकोलॉजी क्लासेस का एक्सपीरियंस वर्सेस रियलिटी कैसा रहा आपका? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रोफाइल मैपिंग से स्टार्ट करूँगा। प्रोफाइल मैपिंग में क्या हुआ, वही मैं तो बिल्कुल नोवाइस बंदा था, कुछ पता ही नहीं था मुझे। तो नॉर्मल वही डिटेल्स जो लिखी थी फिल कर दी अपनी, स्मॉल स्मॉल लेटर्स कहीं बिग लेटर्स हो रहे हैं इधर उधर, गंदी हैंड राइटिंग में कुछ पता नहीं, उल्टा सीधा लिख दिया। शुरू मेरा पीआईक्यू खाली सा ही पड़ा था। प्रोफाइल मैपिंग पे गया सर के पास, उन्होंने देखा कि अच्छा, मैं वो बताने लगे कि पहले तो वही तुम्हें अपना बिल्कुल प्रॉपर सेम लाइन में रखनी, सारी चीज़ें अलाइनमेंट सेम होना चाहिए, पॉपुलेशन अपनी मेंशन करो, और और कैपिटल लेटर्स में लिखो जिससे अच्छा इंप्रेशन जाए। फिर ऐसा था कि मैंने ड्रॉप ले रखा था एक ईयर का। अच्छा। तो ड्रॉप के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम इसमें ये बता सकते हो कि तुमने लास्ट के ड्रॉप ईयर में क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। तो वो फिर उन्होंने प्रोफाइल मैपिंग में ड्रॉप ईयर के लिए चीज़ें बताई थी, वो मैंने तैयार कर ली थी। फिर नेक्स्ट पेज पे जब उन्होंने देखा कि मेरे हॉबीज इंटरेस्ट में कुछ लिखा ही नहीं है, गेम्स में बस वॉलीबॉल लिखा है, कोकुलर में खाली पड़ा है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खाली पड़ी है। उन्होंने पूछा कि भाई कौन कौन से गेम खेलता है, मैंने कहा सर क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, रिले रेस खेलता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई लिखा क्यों नहीं है फिर? तो मैंने कहा हाँ तो लिख सकता हूँ। तो वो वहाँ से वो हो गया था। फिर उन्होंने पूछा और एक्स्ट्रा क्या करता है, मैंने कहा सर रैप करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, और अपना ये एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, और बुक रीडिंग भी करता हूँ। उन्होंने कहा तो भाई कर क्या रहा है, मेंशन करना है ना, यही तो मेंशन करना है। तो तब मुझे पता चला था अच्छा कि ये यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो फिर मैंने वो चीज़ें मेंशन की। और सेम फिर को एक्टिविटीज़ में उन्होंने पूछा कि स्कूल में किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, मैंने बताया सिर्फ ड्रामा में किया, सिंगिंग में किया। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे मेंशन करना है, और बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। तो मेरा पीआईक्यू जो खाली पड़ा था, बिल्कुल रद्दी हो रखा था, एकदम फर्स्ट क्लास उन्होंने बनवा दिया था। हम्म। उसके बाद फिर अब मेरा प्रोफाइल मैपिंग हो गया था। सूखे पीआईक्यू पे हरियाली एकदम कर दिया हाँ था पूरा। बिल्कुल। अब जब मैं अब बनाता हूँ पीआईक्यू, जो मैंने एसएसबी में बनाया था और यहाँ भी जब दोबारा बनाया था, तो बिल्कुल अच्छे कैपिटल लेटर्स में भरा हुआ पूरा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। तो फिर उसके बाद अब टीएटी और वेट और एसआरटी की अगर मैं बात करूँ, तो टीएटी में क्या था कि जो स्टिमुलस है हमारी रणनीति बुक में 48 स्टिमुलस है टोटल टीएटी के, उसमें से डिट्टो 6 आए उसमें। 11 में से जो स्टोरी रहती है 6 उसमें से आ गई। और हमारा क्या था 19 एसएसबी में प्रिविलेज था कि फ़ोन रख सकते हैं हम, केवल साइकोलॉजी वाले दिन नहीं रख सकते थे। बट एक रात पहले था, तो मैं और मेरे दोस्त, मैं उनको स्टिमुलस दिखा रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे। बढ़िया 6 की 6 मेरी इमेज आ गई, मैं तो खुश था। हम्म। इंस्ट्रक्टर कह रहे थे कि
ब्रीफ कर रहे थे कि ऐसा तो इम्पॉसिबल होता है कि पिक्चर्स रिपीट हो जाए, और मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मैंने कहा क्या सर, यहाँ तो सेम ही आ गई, तो खुश था मैं। और बाकी की 4-5 स्टोरी भी उसी से रिलेटेड थी, बस थोड़ा सा उनका पिक्चर थोड़ी अलग थी, बट थीम सेम ही था। और लास्ट की ब्लैंक स्टोरी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपने रियल लाइफ में जैसे कोई गेम मेंशन किया है या फिर आपने कोई कोकरियल एक्टिविटी मेंशन किया है, उसी से रिलेटेड कोई ब्लैंक स्टोरी बना दो, तो बढ़िया आपकी उससे रेजोनेट हो जाएगी कि अच्छा आप सच ही बोल रहे हो उसमें। तो ब्लैंक स्टोरी, ये टीएटी का केस था। और फिर मेरा आया वेट। वेट में था, यहाँ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, उनसे बिल्कुल हेल्प हो गई थी बढ़िया वाली, कि शुरू में सेंटेंस समझ नहीं आ रहे थे, मैं पर्सनल बना रहा हूँ, जैसे गुड आ रहा है कि ओके आई एम गुड लिकिंग। और तो फिर जब एसएस किया, मुझे बताया कि भाई पर्सनल सेंटेंस नहीं बनाने होते, तुम्हें ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस बनाने होते हैं, जैसे बुक रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, इस टाइप के बनाने होते हैं। और फिर और जो स्टूडेंट्स थे और जो एस्पिरेंट्स थे मेरे एसएसबी वाले दोस्त, उनके देखे तो समझ आया अच्छा ऐसे होता है। तो डब्ल्यूएटी के फिर मैंने यहाँ पे सेट्स होते रहे, बढ़िया परफॉर्मेंस होता रहा, फिर तो मैं 60 में से 60 करता गया। हाँ, और मेरी एक यहाँ रिकमेंडेशन होगी कि अगर किसी वर्ड का कभी कभी होता है मीनिंग नहीं पता होता, तो उसको ब्लैंक मत छोड़ो, उस पर लिख दो मीनिंग नॉट नोन। तो उससे क्या होगा, जो एसएसएल होगा उसको लगेगा कि हाँ बंदे के पास टाइम था, बट इसको मीनिंग नहीं पता था, तो इसने नहीं लिखा, इस पर लिख दो मीनिंग नॉट नोन। फिर एसआरटीज में क्या था, हमें शिशिर सर ने बता ही दिया था कि फायर किया है तो ये करो, एक्सीडेंट किया है ये करो, तुम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये करो। और ऐसा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली मेरी 15 एसआरटी थी उसमें, घुमा फिरा के वही सेम चीज़ की, तुम अकेले घर के हो, तुम कैसे मैनेज करोगे, ये चीज़ हो गई है और तुम अब क्या करोगे, तो वही सेम चीज़ की पार्ट टाइम जॉब, ट्यूशन पढ़ाऊंगा और फैमिलीज़ को ऐसे सपोर्ट करूंगा, तो यही है। तो वही है, कोचिंग से बहुत हेल्प मिल गई एसआरटीज़ में। और सेम विद एसआरटीज़ की, अगर कोई एसआरटी तुम्हें समझ नहीं आ रही कि क्या है वो, भी क्या करूँ, तो उसमें लिख दो नॉट अंडरस्टूड, खाली मत छोड़ो उसे, तो वो भी अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो ये वेट एसआरटी और टेट का हो गया। और जो एसडीटी में रहता है ना कि पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसमें क्या ड्राफ्ट किया और आप क्या इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहते हो, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, उधर क्या लिखा था आपने? तो मैम बेसिकली ऐसा था कि जो एसडीटी था मेरा, मैंने पहले सोचा कि मैं याद करके जाऊंगा। अच्छी अप्रोच है कि पहले से तैयार करके याद करके चले जाओ, बट मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं स्पॉन्टेनियस लिखूंगा। तो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब मैंने तो यही लिख दिया कि मेरे पेरेंट्स सोचते हैं, पहले तो फर्स्ट कॉलम होता कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, मैंने लिख दिया कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि हॉस्टल में भी रहा हूँ, तो ऐसा समझते हैं मुझे। और बाहर में सिटीज़ में भी रह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं मतलब उनकी बहुत हेल्प करता हूँ, एकेडमिक्स में भी गुड हूँ, और बाहर स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेता हूँ, तो इस ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी। और ट्रस्ट है उनको मेरे ऊपर, अलग अलग चीज़ें मैं हेल्प करवा देता हूँ उनकी, तो मुझे ऐसे समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी थी मैंने, जो नॉर्मल जो नेचुरल होती हैं वही लिखनी होती है। टीचर्स के केस में थोड़ा फॉर्मल रहना है, थोड़ा ऐसा फंकी टाइप नहीं होना है, क्योंकि टीचर्स एक तरह से तुम्हारे जैसे, तुम आर्मी में जा रहे हो या फिर किसी भी फोर्स में जा रहे हो, तो टीचर्स का केस वही होगा तुम्हारे सीनियर से, थोड़ा वहाँ पे फॉर्मल रहना उस वाले स्टडी में। तो मेरे टीचर सोचते हैं कि मैं एकेडमिक्स में गुड हूँ, और सोचते हैं कि मैं सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेता हूँ, और अपने जो एकेडमिक्स है उनको भी पार्ट में मैनेज करता हूँ। और ये सोचते हैं कि मैं अच्छे से मैनेज करता हूँ दोनों चीज़ों को। ये सोचते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेता हूँ, क्योंकि एज अ मैं वॉलीबॉल कैप्टन भी था, तो ये सोचते हैं वो। और ये भी था कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने ये भी लिखा क्योंकि मैं सच में बहुत डाउट्स पूछता था। और ये समझते हैं कि मैं अल्टरनेटिव्स बहुत पूछता हूँ एक ही चीज़ के, जैसे एक सॉल्यूशन हो गया तो मैं पूछता हूँ सर अदर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी। तो ये कर सकते हो। फ्रेंड्स में क्या है, फ्रेंड्स में दोस्त वही नॉर्मल चीज़ें ट्रस्ट करते हैं, और सोचते हैं कि मैं बहुत मतलब उनके साथ हंसी मजाक करता हूँ, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब चीज़ें। अब मेन आती है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। इसमें वही तुम अपने जो चारों एसडीटी हैं, जो तुमने 3 शुरू के लिख लिए हैं, उसमें से ये अपने मेन पॉइंट्स की, आई थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, as I was in hostel also, I think I can handle responsibility as a volleyball captain. Also I think that I am a trustworthy person as I have a great friend circles. तो ये सारी चीज़ें आप आराम से मेंशन कर सकते हो उसमें। अब मेन चीज़ आती है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं स्थिति में, कि भाई मैं फर्दर क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा। तो बच्चे लिखते हैं कि मैं फर्दर अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना चाहूँगा। तो भाई यानी तुम करंट प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, तभी तुम इम्प्रूव करना चाहोगे फर्दर। तो इसमें ये रहेगा कि तुम अपना नॉर्मल लिखो कि मैं फर्दर लाइफ में, एक तो सबसे पहले मैंने ये मेंशन किया कि मैं आगे फर्दर लाइफ में एक पर्सन बनना चाहता हूँ जिसकी सब वैल्यू करें।
कि मतलब ऑनर हो जिसका, और अपने शॉर्ट टर्म गोल में मेंशन कर दो कि मैं ऑफिसर बनना भी चाहता हूँ फर्दर लाइफ में। और इम्प्रूवमेंट में वो तुम ऐड कर सकते हो जो तुम इंटरव्यू में अपनी वीकनेस भी बोलोगे, कि लाइक मेरी वीकनेस थी कि मैं कभी कभी स्लो प्रोग्रेस जब होती है तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है, और मैं वही परफेक्शनिज्म की ओर दौड़ता हूँ। जैसे मेरे इंटरव्यू के जस्ट बिफोर दिन जो फर्स्ट डे था स्क्रीनिंग, मैं रात को ये सब मैनेज करने लगा था। अपनी सॉक्स वगैरह फाड़ मैंने उसमें से निकाली और शूज़ के ऊपर सजा के रख दी, कपड़े निकाले एकदम से आराम से रख दिए। फिर भी मुझे वो नहीं लग रहा था कि यार टाई सेट नहीं है, तो वही परफेक्शनिज्म की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता था और वही टाइम वेस्ट होता था। तो वही मैंने लिख दी कि मैं ऐसे परफेक्शनिज्म की तरफ ना भाग के उसको नॉर्मल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी उसमें, तो ऐसा था। जेन्युइनली आपने उसमें सब चीजें अबाउट योर जेन्युइन पर्सनालिटी आपने Yeah, इसको man. मतलब दैट कम्स थ्रू डीप Yes, इंट्रोस्पेक्शन, ma'am. राइट? Introspection is very important. Yes. Now coming on to the day, the big grand day of conference, है ना? प्रैक्टिस भी कराई गई होगी एक शाम पहले, इधर से आना है या कुछ ऐसा कराया गया होगा, हाँ राइट? मैम। तो प्रैक्टिस हो गई, अब डे ऑफ कॉन्फ्रेंस आ गया, बैग वैग लेके बाहर बुला लिया जाता है ना, तो वैसे ही थोड़ा सा दिल धक धक होता है। अच्छा 5 दिन खत्म हो गए हमारे, बीत गए, चले गए। तो ऐसे में हाउ मच टाइम गैप वाज देयर आपको, आपका नंबर और आपकी एंट्री में? लाइक मैम मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं जब बैठा था, मेरी जब एंट्री आने वाली थी, मुझे लग रहा था कि यार ये बंदे का चल ही रहा है, चल ही रहा है, क्योंकि आगे था एक गेट था, उस पे एक ग्लास लगा हुआ था, उसके जो ट्रांसपेरेंट नहीं था इतना, वो ऐसा था, थोड़ा नॉर्मल सा था, थोड़ा ओपेक टाइप था, तो ब्लर सा दिख रहा था। एकदम से जैसे मुझे दिखा 13 नहीं तो मेरा ही आ गया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कितना टाइम लिया। तो जब मैं अंदर गया कॉन्फ्रेंस में, तो वही नॉर्मल मेरा 1 to 2 मिनट चला होगा। क्या क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने सीधा मुझसे ये पूछा, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू मैंने मेंशन किया था कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मिलियन ऑफ व्यूज़ आते हैं मेरी वीडियो पे एडिटिंग में अच्छा। इंस्टाग्राम पे। तो वही कंफर्मेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा, ओके वंश। पहले तो वही सीट पे बिठाया, जय हिंद किया मैंने, और मेरी आई कांटेक्ट हमेशा जो पूछ रहा है उसी से करो, दाएं बाएं मत देखो, कि वही कि जितने ऐसे जो है सबको ऐसे ऐसे मत करो, बस जो बोल रहा है उसको ही देखो उस टाइम। तो उन्होंने पूछा कि भाई फ़ोन में क्या करते हो। मैंने कहा कि सर वीडियो एडिटिंग करता हूँ, घर पे बात करता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, फ्रेंड से बात करता हूँ और ये सब। तो उन्होंने पूछा अच्छा वीडियो एडिटिंग में कौन सा ऐप यूज़ करते हो। तो मैंने बता दिया कि सर लाइट मोशन यूज़ करता हूँ मैं। और फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था बिना फ़ोन के। मैंने कहा सर कि एज अ हॉस्टल में मैं रह चुका हूँ, तो मेरी पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो गई कि जैसे मैं बिना फ़ोन के रहता था फ्रेंड्स के साथ, अच्छे से टाइम स्पेंड करने को मिल गया। कि भाई फ़ोन में बिजी रहते हैं सब, न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन ढूंढते हैं क्या क्या आ सकते हैं, तो उससे छुटकारा मिला और अपना बढ़िया फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया। कैंटीन गए, साथ में टीटी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेला, ये सब। फिर उन्होंने पूछा कि फ़ोन मिला था तुम्हें यहाँ पे। तो भाई मैं वहाँ पे थोड़ा सा अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इसका क्या जवाब दूँ, क्योंकि मिला तो था, और ये होता है रूल से खिलाफ भी होता है। बट मैंने सोचा क्या पता इन्हें पता हो 19 एसएसबी का कि मिल जाता है, तो मैंने सच ही बोला कि सर हाँ मिला था, इस दिन मिला था और मैंने इस तरह यूज़ किया। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर उन्होंने पूछा हाउ वाज योर स्टे, फूड सजेशंस नॉर्मल, और फिर उन्होंने कहा ओके बेस्ट ऑफ लक, फिर भेज दिया। एंड रिजल्ट अनाउंसमेंट पे कैसा रहा? मतलब हम लोग रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले ऐसा 15-20 मिनट ऐसे ही बैठे रहे थे। तो खाना वाना खा लिया होगा ना, कि नहीं खाया था तब तक? खाना, लंच तो करा दिया हाँ होगा हाँ हाँ, उन्होंने, है ना? लंच लंच करा लिया था। सब यही सोच रहे थे कि हम एक दूसरे से कह रहे, अरे यार तेरा तो हो ही जाएगा, तेरा इतनी देर चला है, अरे तेरा तो इतनी सी देर चला है, यानी तू तो बिल्कुल ही क्लियर था, उनके लिए क्लियर केस था। तो ऐसा चल रहा था। तो जब रिजल्ट की बारी आई, बैठे हैं सब लाइन में, 1 to 30 चेस नंबर बैठे हैं, मेरा 13 था। तो मैं शुरू से 5th नंबर पे बैठा था। तो चेस नंबर उन्होंने पूछा इंस्ट्रक्टर ने कि पहले ब्रीफिंग दूँ कि पहले रिजल्ट सुनाऊँ। सब बच्चों ने कहा रिजल्ट सुना दो सर। उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे फिर से लगा कि रैंडम ही बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो उन्होंने लीनियर वे में स्टार्ट कर दिया। सीधा उन्होंने चेस नंबर 6 बोला, शुरू के 5 स्किप। अब मैं डर गया, मैंने कहा ये शायद रैंडम ही करने होंगे। फिर उन्होंने बोला सीधा 7, 6 7, फिर बोला उन्होंने 9, फिर 10, फिर 11। मैं सोच रहा कि यार अब तो मुश्किल है कि लगातार नहीं हो सकता। जैसे ही मेरा बोला ना चेस नंबर 13, मेरी तो हार्ट बीट हो ही रखी थी, ऐसा होता दिल फट ही जाएगा आज। तो जैसे उन्होंने मेरा बोला, मैं एकदम खड़ा हुआ एकदम। मैंने बोला चेस नंबर 13 वंश तोमर, फंबल कर रहा था, ऐसा कर रहा था वंश तोमर। और रोल नंबर बोलने को कहा तो 264, ऐसे में पूरा बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि क्या हो गया है मेरे साथ।
फिर अपना चेस्ट नंबर वहीं उतार के वहाँ पे खड़े हो गए जहाँ पे इंस्ट्रक्टर के बगल में खड़े होता है। फिर उसके बाद में वही कॉन्फ्रेंस की, कोई अमिताभ बच्चन, वो कहते हैं अमिताभ बच्चन बनेगा, कोई कोई बिजनेसमैन बनेगा, वही ब्रीफिंग, वो 1 डेढ़ घंटा चली। भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जो पहले से जानता था, वो नहीं हुए तो रोना भी आ रहा था मुझे, बल्कि बल्कि आँख से आंसू भी आए थे मेरे एक फ्रेंड को देख के, कि जब वो मुझे देख रहा था। बट ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हो भी गए तो फिर वो न्यूट्रल हो गया था, फिर सबको बाय बाय किया। फिर सीधा जाते ही जैसे लगेज लेने गए हम, मैंने बैग से निकाला फ़ोन, सीधा मम्मी को किया। मम्मी को कहा कि वही आपको बताया था स्टार्टिंग में, वही सेम सीन। फ़ोन रखा और बस फिर हम आपस में पूछ रहे अबे हम रिकमेंड हो गए हैं। यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो क्या गया है। फिर पूरे दिन यही करते हैं, अरे कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, रिकमेंडेशन, एक दूसरे को बोल रहे हैं हम। चेस्ट नंबर सेलेक्ट किए, डॉक्यूमेंटेशन की, सो बहुत, इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे ऑफ माय लाइफ। और अपने जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें मुझे बाद में थोड़ा रौला सा होता है ना, प्लस का चेस्ट नंबर, उसमें हाँ एम्बियंस में पहन के घूमो, स्क्रीनिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो देख रहे होते हैं, हर आदमी बस देख रहा होता है, अच्छा इसमें क्या खास है। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होता है ना हर बंदा लेने के लिए, लाइक बहुत ज्यादा होता है कि प्लस साइन का चेस्ट नंबर पहन के रौले से घूमे, तो वो कैसा था? मैम, ऐसा जब मैं पहली बार स्क्रीन हुआ था तो मैं प्लस वालों को देखता था, मैं कहता भाई इनका तो मज़े ही मज़े हैं, आराम से घूमो। फिर जब मुझे प्लस मिला तो ऐसे ही लोग मुझे अप्रोच करने, एक था कि लड़कियों का भी एनडी का बैच आया था, तो उसमें क्या था कि गर्ल्स बॉयज सब टिप्स लेने आते थे, कि जैसे जा रहा हूँ मैं, अरे भैया करके बात करने लगे। बल्कि मैं एनडी के हूँ फिर भी भैया बोल रहे हैं। तो वही पूछने लगे, तो मैं सिंपल बताने लगा कि भाई जीटीओ पे फोकस करो, ये करने लगो, बट ये था कि फील आ रही थी। बट ये है कि 2-3 दिन हो गए तो फिर वो नॉर्मल लगने लगा था कि ठीक है। बट वो जो मोमेंट था कि जब अनाउंस किया था, वो उससे ग्रेट मोमेंट, मुझे नहीं लगता कि दोबारा ऐसा फील करूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने बोला, आपकी जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज आती होगी ना आपको? यस मैम। हाँ, तो अब उसमें दो प्रश्नों का जवाब मांगूंगी मैं, ठीक है? सबसे पहला, क्योंकि आप सेंचुरियन आए है ना, बहुत सारा क्या होता है आजकल सोशल मीडिया में, वट एवर यू शो वो होता नहीं है ना, जो दिखता है वो बिकता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं भी, कभी ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऐड देके कभी कुछ कर दिया। तो ऐसे में जेन्युइन एक्सपीरियंस आपका क्या रहा यहाँ के लिए? क्योंकि इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें कहीं से सफलता मिल रही है और अगर हमें कहीं का एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है, हमें लग रहा है अच्छा है, तो अगर हम उसको शेयर कर देते हैं तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और कहीं ना कहीं एक राइट, उनको एक जगह मिल जाती है जहाँ से दे कैन प्रिपेयर, राइट? तो मैं इसमें कोई बहुत ये नहीं कह रही कि आप तारीफ करें, बट जेन्युइनली वट एवर यू फेल्ट अबाउट सेंचुरियन, मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ये बात पहुंचाएं। मैम, बेसिकली मैंने तो यही सोचा था कि स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि एटीट्यूड रहता है कि यार कोचिंग क्या है, कोचिंग जाए, हम तो सेल्फ कर ही लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई वहाँ पे तुमसे अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा पता होगा, तो तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइफ में ऐसा है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। सो बेसिकली फॉर एन एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के लिए कोचिंग जाना तो मस्ट है। और मैं सेंचुरियन की बात करूँ तो सेंचुरियन में मुझे रिटन के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, अच्छे टीचर्स मिले। तो बेसिकली अकेले वही नहीं थे, कई टीचर्स थे। तो बेसिकली कोचिंग का, सेंचुरियन का खासकर ये फ़ायदा है, आपको नए आपको स्टूडेंट्स साथ में मिलते हैं, उनसे आप उनको देख के भी मोटिवेट होंगे कि भाई अच्छा कर रहे हैं। खुद आपकी लिस्ट लगती है, मैं आपकी लगती है कि आप फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, मोटिवेशन लगती है कि भाई हमें भी फर्स्ट पे आना है। टीचर्स पढ़ाते हैं, मन होता है पढ़ने का कि हम भी पढ़ेंगे, बढ़िया एक्सपोजर मिलता है कि और बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरा तो मेनली डिपेंड होता है कि आप घर पे हो ना, तो आप अकेले हो, आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ आपको कोई रिजल्ट बताने वाला भी नहीं है। सो बेसिकली कोचिंग आना तो एक एज अ किसी भी चीज़ के लिए, एस्पिरेंट के लिए एक मस्ट चीज़ होती है। कि कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, बट फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस कोचिंग इज़ अ मस्ट, बिकॉज टू गेट एन एक्सपोजर इट इज़ मैंडेटरी। सो मेनली यही है कोचिंग का। एंड लास्ट टिप्स फॉर द एनडीए एस्पिरेंट्स, जो आपसे जूनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे एनडीए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्या बातें ध्यान में रखनी है? तो मैं अपने रिटन वाले भाई और बहनों से ये कहूँगा कि रिटन के लिए आप अपना जीएटी तो अपना सब कर ही लेते हैं, मेनली सबको दिक्कत मैथ्स में आती है। मैथ्स में बेसिकली अपने जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं चैप्टर्स, उन पे तो बढ़िया पकड़ बना के चलो। वीक पे क्या, अपना वीक पे थोड़ा बहुत वर्क करो, बट मेनली जो है ना भाई, मॉक लगाते रहो। मॉक ही आपका डिफाइन कर देगा कि आप क्या कर रहे हो। तो बेसिकली मंथ्स के 1-1.5 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो और मॉक्स लगाओ। मॉक अपना टाइम के रेस्ट्रिक्शन में लगाओ, आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो।
सो बेसिकली मैथ्स के लिए तो आपका मेन आपके फार्मूलाज और आपका जो मॉक लगाना आपको वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और जीएटी में तो आपको पता ही है, आपको पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं सारे, दिशा की बुक आती है और भी कई सारी बुक्स आती हैं। तो वो कोई भी बुक हो चाहे पीवाईक्यू की हो, आप उसको परचेज करिए, पीवाईक्यू लगाइए जीएटी के लिए। सो रिटन का ये हो गया। और अपने एसएसबी वाले भाई बहनों से कहूँगा कि आपको कुछ नहीं रहना, आपको बी ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, इंट्रोस्पेक्शन करना है, जो आपके अराउंड चीज़ें हो रही हैं उन पे फोकस करना है। और हाँ भाई, जिस फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में नॉलेज तो पढ़ ही लेना, और जो खेल कूद रहे हो, जो कर रहे हो उसके बारे में पता रहना चाहिए। तो मेनली यही है। विद दिस एस्पिरेंट्स, आपने देखा आज हमने वंश से बात की और ना सिर्फ रिटन की बल्कि एसएसबी की टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स भी और एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स भी हमने आज आपसे साझा करी। आज वंश की कहानी से ज़रूर आपने एक चीज़ तो सीखी होगी कि इन्होंने एक डिज़ायर लिया, उसको अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर ले जाकर ही उसको दम लिया, यानी कि रिटन एग्जाम क्रैक किया आपने सेकंड अटेम्प्ट में, इन द फाइनल अटेम्प्ट अपना एसएसबी रिकमेंडेशन भी प्राप्त किया। तो ये सब कैसे हो पाता है? राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्लानिंग, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन से। तो इन्होंने तो शिद्दत दिखा दी और अपने गोल को अचीव कर लिया है। और ना सिर्फ टीम सेंचुरियन को बल्कि अपने जो अल्मा मैटर रहा, जहां से पढ़ाई करी, माता पिता सबका सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया। वंश, मैं आशा करती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी मेरिट ऑर्डर में मेरिट रैंक आए और आप बहुत जल्द नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें। एंड डेफिनेटली वी वुड बी कमिंग टू सी योर पासिंग आउट परेड, सीइंग यू इन द ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म, जिसमें आप बहुत स्मार्ट जेंटलमैन कैडेट लगने वाले हो। एंड फाइनली फॉर योर फर्दर ट्रेनिंग टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी एज वेल। तो डियर एस्पिरेंट्स, ऐसी और बेहतरीन नेशनल डिफेंस एकेडमी की 153 कोर्स की रिकमेंडेशंस की कहानियां मैं आप सबके साथ में साझा करती रहूंगी। खास बात ये है हमारे बैठ के शोज की कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स हैं। और इस बार के रिकमेंडेशंस की खास बात ये है कि आप देखोगे मैक्सिमम सिलेक्शंस रिटन प्लस एसएसबी बैच के हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ऐसे ही और टिप्स के लिए, ऐसे और मोटिवेशन के लिए बने रहिएगा टीम सेंचुरियन के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।